राइट। तो आज हम बात करेंगे फैक्टर्स विच अफेक्ट द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम। ठीक है जी, अब तक हमने ये बातें कर ली हैं कि इंट्रोडक्शन ऑफ एंजाइम के अंदर हमने डिस्कवरी देख ली थी, हमने एंजाइम की कैरेक्टरिस्टिक पढ़ ली है और हमने स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम देख लिया, जिसमें हमने बाइंडिंग साइट, हमने एक्टिव साइट की बात की थी, जिसके दो पार्ट थे, बाइंडिंग साइट और कैटालिटिक साइट। इसके अलावा हमने देखा कि कुछ एंजाइम एक्सक्लूसिवली प्रोटीन के बने हुए होते हैं, सिंपल एंजाइम, और कुछ एंजाइम में प्रोटीन के साथ प्लस नॉन प्रोटीन पार्ट भी होता है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द कॉन्जुगेटेड एंजाइम और द होलो एंजाइम। अच्छा, उसके बाद हम आगे चले थे और हमने दूसरी चीजें देखी, जैसे कि एलोस्टेरिक साइट की भी बात की थी। लास्ट टाइम हमने एक टॉपिक पढ़ा था, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द एक्टिवेशन एनर्जी। मैंने बताया था एंजाइम लोअर करते हैं द नीड ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी को। व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी? इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी which require by any kind of chemical reaction to occur। किसी भी रिएक्शन को करने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है ना, बेसिकली वो एक्टिवेशन एनर्जी होती है। साजिद, हमने देखा था सबस्ट्रेट के अंदर बॉन्ड ब्रेक करने के लिए क्या चाहिए था? एनर्जी जो चाहिए थी ना, उसे हम क्या कर रहे थे? एक्टिवेशन एनर्जी। सबस्ट्रेट से क्या बनेगा? प्रोडक्ट। और हमने ये भी देख लिया था कि एंजाइम किस तरीके से लोअर डाउन करते हैं इस एक्टिवेशन एनर्जी को, हाइड्रोजन आयन को गेन कर हाइड्रोजन आयन को लॉस कर और एसिड बेस की तरह बिहेव कर। मैंने आपको बताया था जैसे ही बाइंडिंग होगी, बेंडिंग होगी और एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगी। अगर बाइंडिंग नहीं होगी तो एक्टिवेशन एनर्जी हाई होगी। हमने एक स्टेटमेंट भी कही थी, ठीक है जी, दैट नो बाइंडिंग नो बेंडिंग, एक्टिवेशन स्टेज हाई, बाइंडिंग ब्रिंग्स बेंडिंग एंड एंजाइम हेल्प इट फ्लाई। ठीक है जी, ये स्टेटमेंट है कि एंजाइम किस तरीके से एक्टिवेशन एनर्जी के साथ खेलते हैं। वेल, आज हम बात करने जा रहे हैं फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम। जब हमने ये कह दिया ना सिकंदर के फैक्टर जो एंजाइम की एक्टिविटी के साथ खेलते हैं, इसका मतलब ये कि कुछ ऐसे फैक्टर होंगे जो एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ाएंगे और दूसरे ऐसे फैक्टर होंगे जो कि एंजाइम की एक्टिविटी को घटाएंगे। कौन से वो फैक्टर जो एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ाते हैं? या फिर हाँ, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन आइंस को, उनका कोई नाम है? कोई स्पेसिफिक नाम है उनका? जी, कुछ नाम है उनका? एक्टिवेटर्स। अच्छा जी, दूसरे होते हैं जो एंजाइम, यस, व्हाट आर इनहिबिटर्स? दे कैन इनहिबिट, रोक देना। किसको रोक देना? एंजाइम की एक्टिविटी को। अच्छा, मैंने आपको ये भी बताया हुआ था जो एक्टिवेटर है ना, एक्टिवेटर वो एंजाइम की एक्टिव साइट या किसी दूसरे साइट में अटैच्ड होते हैं। और इसी तरीके से इनहिबिटर भी जो है ना, इनहिबिटर हमेशा एंजाइम की बॉडी में एक्टिव साइट को छोड़कर एक और दूसरी साइट होती है, वहां पर अटैच्ड होते हैं। उस दूसरी साइट को हम क्या कहते हैं? ये वाली जो साइट है इसका नाम क्या है? एलो एलोस्टेरिक एलोस्टेरिक साइट। देखें, जो सब्सटेंस है ना वो एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं, कुछ उन्हें हम एक्टिवेटर कहते हैं, कुछ इन सब्सटेंस एंजाइम की एक्टिविटी को घटा देते हैं। ये जो एक्टिवेटर हैं ये एंजाइम के स्ट्रक्चर में एक्टिव साइट पे भी अटैच हो सकते हैं, इस एलोस्टेरिक साइट में भी अटैच हो सकते हैं, लेकिन इनहिबिटर मोस्टली इस एलोस्टेरिक साइट में अटैच होते हैं और एंजाइम की एक्टिविटी को कम कर देते हैं। हम जो आगे फैक्टर पढ़ेंगे उन फैक्टर्स में हम यही देखेंगे कि कुछ फैक्टर एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ा रहे होंगे, कुछ कम कर रहे होंगे। यहाँ तक आपको बातें आ रही है समझ में कि फैक्टर जब हमने कह दिया कि जो एंजाइम की एक्टिविटी को इफेक्ट करेंगे, इसका मतलब कुछ फैक्टर एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ाएंगे, दे आर नोन एज एक्टिवेटर, और दूसरे एंजाइम की एक्टिविटी को घटाएंगे, दे आर नोन एज इनहिबिटर। कौन कौन से फैक्टर हम पढ़ने वाले हैं आज के और कल के लेक्चर में? वी विल टॉक अबाउट सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन, एंजाइम कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, पीएच, रेडिएशन, एक्टिवेटर्स, वाटर, जहाँ पे हम इनहिबिटर की भी बात कर देंगे। ये सारे फैक्टर हमें वन बाय वन पढ़ने, साइड बाय साइड हम देखते जाएंगे, ठीक है जी। फिर लास्ट में हम एक कंपेयर करेंगे इनको कि कौन से इनहिबिटर बने, कौन से एक्टिवेटर बने। आई समझ? सबसे पहले लेते हैं सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को, ठीक है जी। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, व्हाट इज सबस्ट्रेट? पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा जी, कोई भी सब्सटेंस पास आए और एंजाइम उस पर एक्ट करे, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट किस साइड में फिट होता है एंजाइम की? एक्टिव साइट में। और एक्टिव साइट के हमने पढ़े थे दो पार्ट होते हैं, कौन से जी? एक होती है बाइंडिंग साइट और दूसरी कौन सी होती है? कैटालिटिक साइट। बाइंडिंग साइट का क्या काम करेगी जी? वेरी गुड, सबस्ट्रेट आएगा और सबस्ट्रेट एंड एंजाइम के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप करेंगी। ये रोल किसका है? बाइंडिंग साइट का। और दूसरा काम किसका है? वो क्या करेगा? कैटालिटिक साइट बॉन्डिंग को ब्रेक कर देगा। ये हमने देख लिया था। अच्छा, अब देखें, हम जैसे जैसे सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे एंजाइम की एक्टिविटी भी बढ़ती रहेगी, एंजाइम की एक्टिविटी भी बढ़ती रहेगी, लेकिन एक हद के अंदर। उस हद के बाद, उस पॉइंट के बाद
कितनी भी कंसंट्रेशन हम सबस्ट्रेट की बढ़ा दें, रिएक्शन के रेट में कोई इंक्रीज नहीं आएगा। ये देखें, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 50 एंजाइम थे, ठीक जी। मैंने कहा कि जैसे जैसे हम अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट बढ़ाते रहेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करता रहेगा, लेकिन एक लिमिट के अंदर। उस लिमिट के बाद हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन कितनी भी बढ़ा दें, रेट ऑफ रिएक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा। हम इसको एग्जांपल से समझते हैं। देखें, हमारे पास 50 एंजाइम थे और हमारे पास 30 सबस्ट्रेट थे, ठीक है जी। 50 और 30 ये आपस में कंबाइन हो गए, ठीक है जी। और इसकी 50 एक्टिव साइट्स में इसकी 30 एक्टिव साइट ऑक्यूपाइड हो गई बाय दिस 30 सबस्ट्रेट। ये बात समझ में आ रही है? 50 एंजाइम थे, उन 50 एंजाइम, हर एंजाइम के पास एक्टिव साइट थी, ठीक है जी। 30 सबस्ट्रेट होने की वजह से 30 एंजाइम की एक्टिव साइट ऑक्यूपाइड हो गई, ठीक। अभी भी 20 फ्री हैं। हम 20 सबस्ट्रेट और ले आते हैं, 20 सबस्ट्रेट लाएंगे तो बचे कुछ है, जो 20 एंजाइम है ना, उनकी एक्टिव साइट भी ऑक्यूपाइड हो जाएगी, ठीक है जी। और जब हम ये काम कर रहे होंगे कि हमने यहाँ पर सबस्ट्रेट 30 रखा, फिर 20 रखा, तो सबस्ट्रेट के बढ़ाने से यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, जो रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पर था ना, रेट ऑफ रिएक्शन वो इंक्रीज करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करेगा। ये वाली बात आ रही है समझ में? अच्छा, अब हम क्या करते हैं, हम 10 सबस्ट्रेट और ले आते हैं, ठीक है। अगर आप 10% या 10 सबस्ट्रेट और लाओगे, क्या आपके पास फ्री एंजाइम है? फ्री एंजाइम नहीं होगा, रेट ऑफ रिएक्शन में कोई चेंज आएगा नहीं। तो यही तो वो पॉइंट है, एक हद तक सबस्ट्रेट बढ़ाने से रेट ऑफ एंजाइमेटिक एक्टिविटी बढ़ी, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा, उस पॉइंट के बियॉन्ड कुछ भी कंसंट्रेशन आप कर दें सबस्ट्रेट की, रेट ऑफ रिएक्शन में चेंज नहीं आएगा जब तक ये एंजाइम फ्री नहीं हो जाते सबस्ट्रेट का लाने हैं, ठीक है जी। तो कहने का मकसद ये कि सबस्ट्रेट के बढ़ाने से एंजाइमेटिक एक्टिविटी बढ़ती है, लेकिन एक लिमिट के अंदर। उस लिमिट के बाद हम भले ही सबस्ट्रेट कितना भी बढ़ा दें, एंजाइम की एक्टिविटी नहीं बढ़ेगी। एग्जांपल से समझते हैं, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड और आपको पता है कि वाटर सनलाइट की मौजूदगी में कंबाइन होकर के हमें क्या प्रोवाइड करेंगे, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन माय फ्रेंड, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। हमारे पास तकरीबन 30 एंजाइम है, ठीक है जी। 30 एंजाइम है। पहले हमने एक एक कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दिया, उसके बाद हमने 20 कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बढ़ाए, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा या सिर्फ 30 एंजाइम में एक ऑक्यूपाइड था, पहले सिर्फ एक ऑक्यूपाइड हो गया, 29 बचे हुए हैं, 20 सबस्ट्रेट और लेके आ गए हम, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, बढ़ जाएगा। कितने एंजाइम ऑक्यूपाइड हो गए टिल 20 या 21, एक पहले 21, कितने एंजाइम हमारे पास बचे हैं पीछे 9, हमने 9 और सबस्ट्रेट दे दिए, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, बढ़ जाएगा। और सारे, अब कितने एंजाइम फ्री है हमारे पास 0, 10 सबस्ट्रेट और बढ़ा दिए हमने, कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है जी। तो कहने का मकसद ये है कि इन सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाने से रेट ऑफ एंजाइमेटिक एक्टिविटी बढ़ती है, लेकिन एक हद के अंदर। उस हद के बाद अब उस पॉइंट के बियॉन्ड आप कितनी भी सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ा दो, रेट ऑफ रिएक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा। द पॉइंट एट विच ऑल द एंजाइम आर सैचुरेटेड, द पॉइंट एट विच ऑल द एंजाइम आर सैचुरेटेड इज नोन एज सैचुरेटेड पॉइंट, उसे हम सैचुरेटेड पॉइंट कहते हैं। यानी वो पॉइंट जिस पे सारे एंजाइम सैचुरेटेड हो जाते हैं उसे हम सैचुरेटेड पॉइंट कहते हैं। व्हाट इज सैचुरेटेड? सैचुरेटेड का मतलब ये है कि जब एंजाइम और सबस्ट्रेट आपस में मिलते हैं ना, तो हम कहते हैं कि भाई एंजाइम सैचुरेटेड हो गया। एंजाइम और सबस्ट्रेट मिलते हैं तो ये एंजाइम सैचुरेटेड हो गया। वो पॉइंट जिस पॉइंट पर सारे के सारे एंजाइम सैचुरेटेड हो जाते हैं, सैचुरेटेड का मतलब किससे मिल जाते हैं, सबस्ट्रेट से मिल जाते हैं, ठीक है जी। उस पॉइंट को हम सैचुरेटेड पॉइंट कहते हैं। सैचुरेटेड पॉइंट के बाद आप कितनी भी सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ा दो, फ्री एंजाइम में नहीं है, रेट ऑफ रिएक्शन में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। आर यू गेटिंग मी? चलिए यहाँ पर ग्राफ की मदद से देखते हैं। देखिए ग्राफ के एक साइड पर हमने सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाई है और दूसरे साइड पर रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। अच्छा देखें यहाँ सर, अगर आप कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट बढ़ाएंगे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, ठीक है जी। ये पॉइंट से फॉर एग्जांपल है सैचुरेटेड पॉइंट, सैचुरेशन पॉइंट या सैचुरेटेड पॉइंट। अच्छा अगर आप कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट बढ़ाएंगे तो क्या रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा? नहीं। कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा? नहीं। तो हमें कुछ इस तरीके का ग्राफ मिल जाएगा,
आ रही है बात समझ में? इसमें ये वाला जो पॉइंट है ना, इसे हम क्या कह रहे थे? आ रही है बात समझ में? ये है सैचुरेटेड पॉइंट। तो देखो, सबस्ट्रेट की मौजूदगी से एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ी ना, ठीक है, लेकिन एक हद तक। उसके बाद जो है कि हमने सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन कितनी भी बढ़ाएं, एंजाइम की एक्टिविटी, एंजाइम की रेट ऑफ रिएक्शन में कोई तब्दीली नहीं आएगी। अच्छा, आप मुझे ये बताओ, सबस्ट्रेट को हम क्या कहें? एक्टिवेटर कहें, इनहिबिटर कहें? एक एक्टिवेटर कह सकते हैं। एक्टिवेटर इन अ लिमिटेड कंसंट्रेशन। एक्टिवेटर इन अ लिमिटेड कंसंट्रेशन। उस कंसंट्रेशन से अगर बढ़ाया तो ये रेट ऑफ रिएक्शन में कोई बढ़तरी नहीं लाएगा। आ रही है बात समझ में? ये है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। इस पर ज्यादा टाइम इस वजह से दिया है क्योंकि प्रोडक्ट कंसंट्रेशन आप मुझे बता दोगे, ठीक है जी। जो हमने चीजें यहाँ पर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन में पढ़ी है ना, वो सारी लागू होंगी इस प्रोडक्ट कंसंट्रेशन पर। कि भाई जैसे जैसे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती रहेगी ना, तो इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ रहा है, लेकिन एक हद तक। उस पॉइंट के बाद भले ही कितना भी प्रोडक्ट बढ़ जाए, एंजाइम की एक्टिविटी में कोई चेंज नहीं आएगा। देखो, एक रिएक्शन है, वही हम दूसरा रिएक्शन लेते हैं। हमारे पास है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, इनके कंबाइन होने से क्या बनेगा? ग्लूकोज एंड वाटर। नहीं, यहाँ पे हम कार्बोनिक एसिड की एग्जांपल लेते हैं, ठीक है जी, H2CO3। पहले तो हमें बताएंगे सिकंदर केस में है ना, सबस्ट्रेट कौन सा है और प्रोडक्ट कौन सा है? सबस्ट्रेट कौन सा है? CO2 एंड H2O। वेरी गुड। एंड प्रोडक्ट? थैंक यू फॉर नोइंग। अच्छा देखिए, अब जैसे जैसे इसकी कंसंट्रेशन में इंक्रीज आएगा ना, किसकी कंसंट्रेशन में? कार्बोनिक एसिड की कंसंट्रेशन में। कार्बोनिक एसिड की कंसंट्रेशन में जैसे जैसे इंक्रीज आएगा ना, तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रहा है। इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रहा है। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा कि रेट ऑफ रिएक्शन बिल्कुल स्टॉप हो जाएगा, और उस पॉइंट के बियॉन्ड एंजाइम के रेट ऑफ रिएक्शन में कोई बढ़तरी नहीं आएगी, कोई इंक्रीमेंट नहीं आएगा। ऐसा क्यों? देखें, एंजाइम के एक्टिव साइड में कौन कंबाइन होता है? साइड में, हाँ, कौन कौन? सबस्ट्रेट कंबाइन होता है, और सबस्ट्रेट से हमें क्या मिलता है? प्रोडक्ट। से फॉर एग्जांपल ये ब्लू वाला जो है ना, ये है हमारा प्यारा सा सबस्ट्रेट, और हमें ये वाले जो रेड रेड डॉट मिल रहे हैं ना, ये है प्रोडक्ट। ये है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट है ना, बढ़ता जा रहा है कंटिन्यूसली। सबस्ट्रेट हम देते जा रहे हैं, प्रोडक्ट बनता जा रहा है, बनता जा रहा है। ये प्रोडक्ट कुछ टाइम के बाद इतना बढ़ जाता है कि जितने भी अवेलेबल एंजाइम है ना, जितने भी गिवन एंजाइम है, ये एंजाइम को घेर लेता है। इवन ये एक्टिव साइड में भी घुस के बैठ जाता है। अब आप मुझे बताओ, अगर प्रोडक्ट एक्टिव साइड में बैठ जाएगा तो क्या सबस्ट्रेट इन हो पाएगा? एंजाइम रिएक्शन कैटालाइज कर पाएगा? रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा? नहीं। तो इसी तरीके से यहाँ पे हम वही हमारी प्यारी सी कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ले लेते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, और यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन। ये आप ग्राफ आपको खुद से भी ड्रॉ करने हैं एक बार, फिर आपको थोड़ा सा ना अंदाजा होगा इसका। देखें, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे, हमारा प्यारा सा रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, लेकिन एक हद के अंदर। उसके बाद आप प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कुछ भी बढ़ाओ, रेट ऑफ रिएक्शन में कोई इंक्रीमेंट नहीं आएगा। इसका ग्राफ भी इस तरीके से मिलेगा। वेरी गुड। इसके बाद ये होगा कि जो प्रोडक्ट है वो उतना बन जाएगा कि वो एक्टिव साइट को ऑक्यूपाइड कर लेगा। एक्टिव साइट इज नॉट डिजाइन फॉर द प्रोडक्ट, इट इज डिजाइन फॉर द एंट्री ऑफ सबस्ट्रेट। आर यू गेटिंग मी? आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो सबस्ट्रेट भी एक तरीके का एक्टिवेटर है, लेकिन विद लिमिटेड कंसंट्रेशन। ये बातें समझ में आ गई? हम क्या पढ़ रहे हैं? हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो फैक्टर जो कि एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं, ठीक है जी। उसमें हमने सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन देख लिया, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन देख लिया, इटसेल्फ एंजाइम कंसंट्रेशन देखते हैं, ठीक है। अच्छा, ये बिल्कुल सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन जैसा है कि जितने आप एंजाइम की कंसंट्रेशन बढ़ाते रहोगे ना, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता रहेगा, लेकिन अगेन एक लिमिट के अंदर। उस लिमिट के बाद आप कुछ भी एंजाइम के का नंबर ले आओ, रेट ऑफ रिएक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा। एग्जाम्पल लेते हैं, ये देखें, हमारे पास यहाँ पर 50 एंजाइम है, ठीक है जी। अच्छा जी, और इस तरीके से यहाँ पर 60 सबस्ट्रेट है, ठीक है। ये दोनों आपस में मिलेंगे, उस इनके मिलने को हम क्या कह रहे थे? हाँ, सेचुरेटेड पॉइंट। वेरी गुड, इट इज सेचुरेटेड पॉइंट। और इनका ये आपस में सेचुरेशन होना है, ठीक है जी। अच्छा, हमारे पास अभी कितने बचे हैं सबस्ट्रेट? या फिर 10। हमने 10 और एंजाइम लिया, हम बिल्कुल फ्री थे उस दिन, कोई काम नहीं था, दोनों कंबाइन हो गए, ये भी सेचुरेटेड हो गए, ठीक है जी। अच्छा, सबस्ट्रेट हमारे पास कितने बचे? 0। हम 10 एंजाइम और ले आए,
क्या रेट ऑफ रिएक्शन में कोई चेंज आएगा? क्योंकि सबस्ट्रेट ही नहीं है, तो रेट ऑफ रिएक्शन किसे बढ़ेगा? तो वही बात हो गई कि एंजाइम की कंसंट्रेशन बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है, लेकिन एक लिमिट के अंदर। उसके बाद आप कुछ भी एंजाइम की कंसंट्रेशन कर दो, कोई चेंज नहीं आने वाला रेट ऑफ रिएक्शन के अंदर। आ रही है ये वाली बात समझ में? ये बता दूं थोड़ा सा यहाँ से, चलिए जी, ये रिमूव कर देते हैं। अब हम टेम्परेचर पढ़ने जा रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर टुडेस लेक्चर, टेम्परेचर। सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि टेम्परेचर, हमारी बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है नॉर्मली? 98.6 फ़ारेनहाइट एंड हाउ मच सेल्सियस? 36 और 37? 37। चलेंगे सिकंदर बेटा आपके लिए देख लो, 96.6 फ़ारेनहाइट, 37 सी। ये याद रखना आसान है, 37 सी हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है, 37 सेंटीग्रेड नॉर्मल। आपको पता है जिस तरीके से कोई भी ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी के अंदर टेम्परेचर मेंटेन रखता है, वो प्रोसेस जिससे कोई भी ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी के अंदर टेम्परेचर मेंटेन रखता है, दैट इज व्हाट्स कॉल्ड 37 सेंटीग्रेड। क्या कहते हैं उस प्रोसेस को? हम कहते हैं थर्मो, वेरी गुड, थर्मो रेगुलेशन। So the what is thermoregulation? Thermoregulation, it is a process, yes, in which organism maintain its body temperature in a normal tolerable limit. ठीक है जी। अगर आप इतना भी याद रखोगे ना कि थर्मोरेगुलेशन का मतलब ये है कि टेम्परेचर को मेंटेन रखना, मोर देन एनफ, ये आप याद रखिएगा। अच्छा, अब आप मुझे ये बताओ कि वो कौन सा ऑर्गन है हमारी बॉडी के अंदर, या कौन सा पार्ट है जो कि टेम्परेचर को मेंटेन रखने में हेल्प करता है? ब्रेन का ही वो पार्ट है, कौन सा है वो पार्ट जी? हाँ, ब्रेन का कौन सा पार्ट है वो जो टेम्परेचर को मेंटेन रखवाएगा? डू यू हेयर द नेम हाइपोथैलेमस? हाइपोथैलेमस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट यू कैन से, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा, हमारी बॉडी का नर्वस और एंडोक्राइन सिस्टम को कनेक्ट करने वाला यही पार्ट है हाइपोथैलेमस। इसके अंदर अलग अलग सेंटर्स हैं। इसके अंदर सेंटर है फॉर हंगर, भूख लगने के लिए, सेंटर फॉर थ्रस्ट, सेंटर फॉर सटाइटी कि हाँ बस हमने जो खा लिया हमारा पेट भर गया, ठीक है जी। इसके अलावा हमें क्या चीज़ अच्छी लग रही है, क्या बुरी लग रही है, सटाइटी सेंटर इसके पास है। इसके पास थर्मोरेगुलेटरी सेंटर भी है, ओस्मोरेगुलेटरी सेंटर भी है। हम सारे सेंटर से बोदर नहीं है, जो थर्मोरेगुलेटरी सेंटर्स है ना, उसका काम है भाई टेम्परेचर मेंटेन रखना। साजिद कितना? 37 सेंटीग्रेड। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? अगर कम हो गया टेम्परेचर तो क्या हो गया, हम देखते हैं, और टेम्परेचर बढ़ गया तो क्या होगा? अच्छा, आपको पता है हम कौन से एनिमल हैं? टेम्परेचर की बेस पर दो तरीके के एनिमल होते हैं, आपको पता है? देयर आर एंडोथर्म्स, एंडो एंड देयर आर एक्सोथर्म्स जी। एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक वो होते हैं जो अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रख पाते हैं, ठीक है जी। एक्सोथर्मिक वो होते हैं जो अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं रख पाते, जो लिजर्ड्स हैं, फ्रॉग है, एम्फीबियन, ठीक है जी। इन्वायरमेंट का जो भी टेम्परेचर होगा ना, इनकी बॉडी का टेम्परेचर वो हो जाएगा, चाहे फिर वो 50 सेंटीग्रेड हो, चाहे 0 सेंटीग्रेड हो। जिन ऑर्गेनिज्म की बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं रहता, इन्वायरमेंट के साथ बदलता है, दे आर नोन एज एक्सोथर्मिक। और दूसरे होते हैं एंडोथर्मिक, जिनका टेम्परेचर बॉडी का कांस्टेंट रहता है, इन्वायरमेंट का टेम्परेचर कुछ भी हो, 30 सेंटीग्रेड हो, 40 सेंटीग्रेड हो, 50 सेंटीग्रेड हो, 0 सेंटीग्रेड हो, बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहेगा, दैट इज व्हाट्स कॉल्ड 37 सेंटीग्रेड। वो होते हैं एंडोथर्म। एंडोथर्म की कैटेगरी में दो ही ग्रुप आते हैं ऑर्गेनिज्म के, एक तो बर्ड्स हैं और दूसरे मैमल्स, जिसमें हमारा भी शुमार है जी। हाँ नहीं, ऐसा नहीं है, देखो अभी हमारी बॉडी का टेम्परेचर है 37 सेंटीग्रेड, एनवायरमेंट का टेम्परेचर सिर्फ फॉर एग्जाम्पल 40 सेंटीग्रेड भी हो ना, बॉडी का टेम्परेचर 37 सेंटीग्रेड ही रहेगा, चाहे फिर वो किसी भी तरीके से हमारी बॉडी करवाए, चेंज तो नहीं हुआ ना। अगर आपका 37 सेंटीग्रेड ये टेम्परेचर इन्वायरमेंट के 40 सेंटीग्रेड के बराबर हो जाता, भले ही आपके पास हाइपोथैलेमस है या कुछ भी है, फिर भी टेम्परेचर बॉडी कांस्टेंट नहीं रख पाती, फिर आप एक्सोथर्मिक की कैटेगरी में आते, लेकिन अभी तो हो रहा है ना। इसी तरीके से अगर हम सर्दी वाली जगह पे भी चले जाएं, 25 सेंटीग्रेड टेम्परेचर है या 20 सेंटीग्रेड है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 ही रहेगा, बॉडी खुद करवा रही है ना इसे। नहीं, 37 एक रेंज होती है, ठीक है। ये चीज़ें जेंडर के हिसाब से, एज के हिसाब से, और इसके अलावा जो है कि कंडीशन के हिसाब से वेरी करती हैं, ठीक है। तो हम इसको रेंज को लेते हैं, ठीक। रेंज होती है 25 टू 37 सेंटीग्रेड। मछली एक्सोथर्मिक में, फिशेस, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स वो एक्सोथर्मिक में आते हैं, और बर्ड्स और मैमल्स वो एंडोथर्मिक में आते हैं, वो अपनी बॉडी का टेम्परेचर रख पाते हैं। फिशेस भी अपनी बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रख पाती, ठीक है, एनवायरनमेंट के हिसाब से उनका बॉडी का टेम्परेचर वेरी कर जाता है, वो कोल्ड ब्लडेड है जी। आगे बढ़े, चलें जी। जी हाँ,
बिल्कुल नहीं रहेगा एक्सोथर्मिक में। ठीक है जी, चले। अच्छा जी, अब हम हमारा टॉपिक ये है कि अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो इससे इफेक्ट क्या पड़ेगा। देखें, अगर टेम्परेचर हो गया डिक्रीज, से फॉर एग्जाम्पल 20 हो गया, 10 हो गया, 0 हो गया, सिकंदर 0 सेंटीग्रेड पे पता है क्या होगा, हमारी बॉडी के जितने भी एंजाइम है ना वो इनएक्टिव हो जाएंगे, दे बिकेम इनएक्टिव। नहीं, अच्छा अगर टेम्परेचर बढ़ गया 40 सेंटीग्रेड हो गया, 50 हो गया, इवन 100 सेंटीग्रेड हो गया ना, तो बॉडी के जितने भी एंजाइम है वो डीनेचर हो जाएंगे। ठीक है जी, डीनेचर हो जाएंगे। इसका मतलब क्या है इनएक्टिव और डीनेचर का? इनका मतलब ये है कि एंजाइम जो इनएक्टिव हुए हैं, ठीक है, 0 सेंटीग्रेड पर, अगर टेम्परेचर किसी तरीके से 37 सेंटीग्रेड वापसी हो गया तो ये एंजाइम रिगेन कर लेंगे अपनी ओरिजिनल जो शेप है और अपना काम परफॉर्म करने लग जाएंगे। लेकिन ये जो है ना डीनेचर होना, भले ही आप 100 सेंटीग्रेड से 37 सेंटीग्रेड की तरफ आ जाओ, ये एंजाइम हमेशा के लिए परमानेंटली डिस्ट्रॉयड हो गए, ये अपनी शेप वगैरह रिगेन नहीं कर पाएंगे। तो खतरनाक कौन सा टेम्परेचर हुआ, बढ़ना या कम होना? बढ़ने वाला। लेकिन इक्वली ये भी हमारी बॉडी पर इफेक्ट करता है। ठीक है जी, दोनों खतरनाक है हमारे लिए, ज्यादा वो है दोनों खतरनाक। जी हाँ, फीवर होता है तो हमारा बॉडी का टेम्परेचर 86.6 है ना, अप टू देखा जाता है कि 38 टू 39 40 सेंटीग्रेड तक जाता है टेम्परेचर, उससे बियॉन्ड नहीं। आ रही है समझ में? क्यों? एक हमारे एंजाइम और दूसरे, आई लव टू मेंशन द नेम ऑफ न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स क्या है? हमारे ब्रेन के सेल्स हैं, हाईली सेंसिटिव है टेम्परेचर के। फीवर हमारे लिए फायदेमंद होता है, बैक्टीरिया की ग्रोथ रुक जाती है, बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, लेकिन जो डब्ल्यूबीसीएस की एक्टिविटी बढ़ जाती है, लेकिन न्यूरॉन्स बड़े सेंसिटिव हैं। अगर ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ गया हम क्या करते हैं, सर पर वो पट्टियां वगैरह भी लगने लग जाते हैं। अगर टेम्परेचर मेंटेन नहीं हुआ, ब्रेन के सेल डिस्ट्रॉय हो गए, रीगेन नहीं हो पाएंगे अगेन। ठीक है जी, चले। हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन ये है कि टेम्परेचर चेंज होगा या कम हो, एंजाइम डीनेचर हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, एक मैं आपको बात बताऊं, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है ना तो एंजाइम की एक्टिविटी भी बढ़ती है, लेकिन नॉर्मल लिमिट के अंदर। ठीक है। देखें साजिद, हमारी बॉडी का टेम्परेचर है 25 सेंटीग्रेड से फॉर एग्जाम्पल, अगर 25 से हम मूव करेंगे ना 37 सेंटीग्रेड तक, एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी। लेकिन 37 सेंटीग्रेड से बियॉन्ड चले गए ना, फिर खतरा बढ़ता जाएगा कि एंजाइम डीनेचर हो जाएंगे अब। ठीक है। ऐसा क्यों होता है? टेम्परेचर के बढ़ने से एक्टिविटी क्यों बढ़ती है? आप खुद सोच करके देखो। हम सब किस चीज से बने हुए हैं? मैटर से। सेल भी मैटर से बना हुआ है, और मैटर किस चीज से बने हुए हैं? एटम। ठीक है जी, एटम। एटम के पास एक एनर्जी होती है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, दिस काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट द टेम्परेचर। काइनेटिक एनर्जी, ये काइनेटिक एनर्जी है ना, ये प्रोपोर्शनल होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। टेम्परेचर के बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, मॉलिक्यूलर मोशन बढ़ती है, एंजाइम का जो सबस्ट्रेट है उसकी एक्टिविटी भी बढ़ती है, सब एंजाइम की एक्टिविटी भी बढ़ती है, इनके कब आपस में करीब आने के चांसेस बढ़ते हैं, डेट्स व्हाई रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ता है, लेकिन अगेन लिमिट के अंदर। वो लिमिट आपको याद रखनी है, फ्रॉम 25 टू 37 सेंटीग्रेड। कुछ लिटरेचर जो है 40 सेंटीग्रेड तक भी बताते हैं, 37 टू 40 सेंटीग्रेड की। जो बर्ड्स जो हैं, बर्ड्स, उनकी बॉडी का टेम्परेचर 40 सेंटीग्रेड से अबव रहता है। आ रही है बात समझ में? तो कुछ लिटरेचर 25 टू 40 सेंटीग्रेड भी जाते हैं, लेकिन हम फॉलो करते हैं सिंटेक्स बुक को, दैट्स व्हाई 25 टू 37 आपको याद रखना है। हाँ, कर जाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। जी हाँ, लेकिन नॉर्मल कंडीशन नहीं रहती, वो तरीके की पैथोलॉजिकल कंडीशन हो जाती है। ठीक है जी, चलें जी। तो अब तक हमने क्या समझ लिया है? हमने ये समझ लिया है कि कुछ फैक्टर हैं जिनकी मौजूदगी में एंजाइम की एक्टिविटी अफेक्टेड होती है। उसमें सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन हमने देख ली, एंजाइम कंसंट्रेशन। एक बार रिकैप ले लेते हैं। अगर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो एंजाइम की एक्टिविटी क्या होगी सिकंदर? अगर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो एंजाइम की एक्टिविटी के साथ क्या होगा? बढ़ेगी, लेकिन एक लिमिट के अंदर। दैट लिमिट इज व्हाट? Saturation point. Beyond the saturation point, whatever the concentration of substrate that we have, there is no any kind of increment in the rate of reaction. Then we have product concentration. Product concentration बढ़ाने से rate of reaction बढ़ेगा, लेकिन लिमिट तक। एंजाइम कंसंट्रेशन के लिए भी सेम चीज लागू है। एंजाइम टेम्परेचर में क्या देखा? टेम्परेचर मेंटेन करने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? कौन सा ऑर्गन करता है? जो ऑर्गेनिज्म अपना टेम्परेचर मेंटेन रख पाते हैं, एंडोथर्म। जो नहीं रख पाते, एक्सोथर्म। अगर टेम्परेचर कम हुआ तो एंजाइम इनएक्टिव, इतना ज्यादा खतरनाक नहीं है, और अगर बढ़ गया तो डीनेचर। टेम्परेचर के बढ़ने के साथ एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ती है, लेकिन एक नॉर्मल लिमिट के अंदर।
उस लिमिट के बियॉन्ड हम चले गए तो एंजाइम डीनेचर हो जाएंगे। ऐसा क्यों होता है? एक्टिविटी क्यों बढ़ती है एंजाइम की टेम्परेचर बढ़ाने से? क्योंकि हम मैटर से बने हुए हैं, हर चीज मैटर से बनी हुई है, एटम भी मैटर से बने हुए हैं। प्रोटीनेशियस है ना, प्रोटीन क्या है? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। मैटर, मैटर किस चीज से बने हुए होते हैं? एटम। एटम के पास एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, जो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है जी। इसी वजह से ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाने से एंजाइम की एक्टिव साइड में जो एटम है स्पीड से वाइब्रेट करते हैं और उसका स्ट्रक्चर डिस्टॉर्ट करके रख देते हैं, जैसे हम डीनेचुरेशन कहते हैं। पीएच आज पढ़े कल? पीएच 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 हाँ हाँ, पढ़ लें। चले जी, पीएच, चले जी, पीएच पीएच पीएच। अच्छा जी, पीएच, पीएच टर्म जब भी आए ना तो आपको एक चीज याद रखनी है, पावर ऑफ हाइड्रोजन। पावर ऑफ हाइड्रोजन, सिंपल जुबान में हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन, क्वांटिटी ऑफ हाइड्रोजन, क्वांटिटी ऑफ हाइड्रोजन, ऐसे याद रखेंगे। अगर क्वांटिटी ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा होगी और पीएच भी ज्यादा होगी, अगर क्वांटिटी ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा होगी तो हमारी प्यारी सी पीएच भी क्या होगी? ज्यादा होगी। एंड हाईएस्ट पीएच कैन बी कंसीडर्ड एज बेसिक पीएच। जी हाँ, लगभग 14 के करीब होगी, 7 से बियॉन्ड होगी। और अगर हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन कम है तो पीएच क्या होगी? कम होगी। और कम पीएच को हम क्या कहते हैं? एसिडिक पीएच। ठीक है जी। पीएच अगर ज्यादा होगी तो, एक बार फिर से रिपीट करते हैं, पीएच अगर ज्यादा होगी तो वो क्या कहलाएगी? कम होगी तो एसिडिक। अच्छा, पीएच बढ़ती किसकी वजह से है? अगर ज्यादा हाइड्रोजन की आयन होंगी तो पीएच भी ज्यादा होगी। हाइड्रोजन आयन कम है तो पीएच भी सिकंदर। आर यू गेटिंग मी? आ रही है बात समझ में? पीएच पावर ऑफ हाइड्रोजन, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन से रिलेटेड है। पावर ऑफ हाइड्रोजन भी कह सकते हैं, क्वांटिटी ऑफ हाइड्रोजन भी कह सकते हैं। जितनी ज्यादा क्वांटिटी, पीएच ज्यादा, ज्यादा पीएच बेसिक पीएच। हाइड्रोजन की आयन कंसंट्रेशन कम, पीएच भी कम, और वो पीएच कहलाएगी एसिडिक पीएच। अच्छा, अब कुछ हमारे प्यारे से एंजाइम जो है ना, एंजाइम पीएच सेंसिटिव होते हैं। कुछ एंजाइम वर्क करते हैं एट वेरी एसिडिक पीएच, वेरी एसिडिक पीएच। कुछ वर्क करते हैं एट एसिडिक पीएच, कुछ वर्क करते हैं एट न्यूट्रल पीएच। ठीक है, कुछ वर्क करते हैं एट बेसिक पीएच और कुछ वर्क करते हैं एट वेरी बेसिक पीएच। ठीक है जी। एंजाइम आर पीएच सेंसिटिव, पीएच के हिसाब से उनकी एक्टिविटी भी वेरी करती है। कुछ एंजाइम को एसिडिक, वेरी एसिडिक पीएच चाहिए, कुछ को एसिडिक चाहिए, कुछ को न्यूट्रल चाहिए, कुछ को बेसिक चाहिए, कुछ को वेरी बेसिक चाहिए। एक एक एग्जांपल से देखेंगे ना, मजा आ जाएगा। देखें, वेरी बेसिक के लिए है जी पेप्सिन, पेप्सिन। एसिडिक के लिए है लाइसोसोमल एंजाइम, जोमल एंजाइम। आज नाम याद रख लेते हैं, कल इनका काम देख लेंगे, ऐसा कर लेते हैं। न्यूट्रल के लिए, न्यूट्रल के लिए मोस्ट ऑफ द सेलुलर एंजाइम, सेल नो, मोस्ट ऑफ द सेलुलर एंजाइम, सेल के अंदर जितने भी एंजाइम है, मेजॉरिटी ऑफ द एंजाइम ना, उनको न्यूट्रल पीएच चाहिए। वो कहते हैं कि भाई हम न्यूट्रल पीएच पर काम करेंगे। ठीक है, हमें ये फर्क नहीं चाहिए, न्यूट्रल पीएच, न्यूट्रल पीएच। अच्छा, मतलब मोस्ट सेलुलर एंजाइम लिखना चाहिए ना मुझे, सेलुलर एंजाइम, मोस्ट ऑफ द सेल्यूलर एंजाइम। चलें जी, बेसिक पीएच पर वर्क करने वाले एंजाइम का नाम है ट्रिप्सिन और वेरी बेसिक पर काम करने वाले का नाम है आर्जिनेस, आर्जिनेस। ठीक है जी। अच्छा, अब कल हम इनके काम, थोड़ा थोड़ा सा काम देखेंगे, ये काम काम करते हैं। और क्या होगा अगर हम पेप्सिन को उठाकर वेरी बेसिक पीएच में ले आए और इस आर्जिनेस को उठाकर वेरी एसिडिक में ले जाएं, कर दें इनकी पीएच चेंज करने से ऐसा क्या होगा कि एंजाइम की एक्टिविटी अफेक्ट करती है? ये बात हम कल करेंगे। ठीक है, कोई सवाल आपका? जी सजिद, क्या सवाल है? ठीक है, एक देखें, हमने 4 फैक्टर डिस्कस किए हैं, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन, एंजाइम कंसंट्रेशन। तीनों के लिए सेम चीजें हैं। बढ़ाने से एक्टिविटी बढ़ेगी एक हद के अंदर, उसके बाद कुछ भी कर दें आप, कंसेंट कोई भी एक्टिविटी में चेंज नहीं आने वाला। अच्छा, उसके बाद हमने दूसरा काम ये पढ़ा कि टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ने से लिमिट में एंजाइम की एक्टिविटी में इंक्रीज आता है, लेकिन बियॉन्ड उस लिमिट के चले जाएंगे तो एंजाइम हमेशा के लिए डीनेचर हो जाएंगे। सिमिलरली अगर टेम्परेचर कम होगा तो भी एंजाइम इनएक्टिव हो जाएंगे। दोनों बातें सही नहीं है इसके अंदर। ठीक है जी। और इस तरीके से कुछ जो हाइड्रोजन है ना, पीएच के लिए स्पेसिफिक होते हैं। ये पेप्सिन है ना, इसको चाहिए पीएच 1.8, इसको 3 से लेकर 4 तक की पीएच चाहिए, इसको न्यूट्रल 7 पीएच चाहिए। ये जो प्यारा सा बेसिक वाला है ना ट्रिप्सिन, 6.8 से लेकर 7.4 तक की पीएच इसको चाहिए। और वेरी बेसिक आर्जिनेस, इसको लगभग 10 से 14 की पीएच चाहिए।
अपनी एक्टिविटीज के लिए। जी, बेसिक पीएच इसकी है, वेरी बेसिक, यस। कॉफी एसिडिक है, कम हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। बहुत सारी वजूहात हैं। पहली बात तो जो अगर बॉडी एसिडिक हो जाएगी तो वही एसिड हमें हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक में अलग अलग जगहों पे फील हो रहा होगा। मेन सिम्टम आपको बताता हूँ, हेट बर्न। हेट बर्न का मतलब ये हमारी इसोफेगस जो है ना वो जलती है, ऐसा लगता है ये पूरा साइड जल रहा है, ठीक है। उसे हम कहते हैं हार्ट बर्न, पायरोसिस कहते हैं। ये एसिडिक चीजें जो है ना कंज्यूम करने का रिजल्ट है। लग रहा है ऐसा होता है हमारा दिल जल रहा है, डेट्स वैसे हार्ट बर्न कहते हैं, पायरोसिस। तो ये इसका और भी इसके बहुत सारे इफेक्ट हैं, ठीक है। ये से जो एंजाइम है वो वेल वर्क नहीं कर पाएंगे, डाइजेशन अच्छी नहीं हो पाएगी। जी, वो तो बफर, बहुत सारे बफर। मैं कहता हूँ ना कि जो नेचर की ब्यूटी है उसे हम कैसे अप्रिशिएट करते हैं मुझे नहीं पता कि किस तरीके से उन्होंने पूरा निज़ाम चलाया हुआ है। आ रही है बात समझ में?